हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी। आप सभी लोग का वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी, जिसको मैकआर्थर विल्सन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइलैंड बायोजियोग्राफी जो था ओरिजिनली रॉबर्ट मैकआर्थर एंड E.O. विल्सन इन्होंने दिया था। द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी जो बुक के नाम से पब्लिश हुआ था 1967 में। उसके बाद फिर से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने इसे रीप्रिंट किया 2001 में प्रिंसटन लैंडमार्क इन बायोलॉजी के नाम से, और तब से ये ज्यादा मॉडर्न इकोलॉजी में पॉपुलर हुआ है। थ्योरी पे जाने के पहले हम समझते हैं व्हाट इज आइलैंड, क्योंकि बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी आइलैंड पे ही टिकी हुई है। तो जब भी हम बात करते हैं आइलैंड की तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि पानी से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। हम अक्सर इमेजिन करते हैं तो समुद्र और ओशियन के बीच में कोई एक छोटा सा आइलैंड हम सोचते हैं, उसे हम आइलैंड मानते हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है, अ थिंग रिगार्डेड एज रिजेंबलिंग एन आइलैंड, किसी भी ऐसी चीज को हम एक आइलैंड के समान मान सकते हैं, स्पेशली इन बीइंग आइसोलेटेड, या तो वो अलग है, डीअटैच्ड और सराउंडेड इन सम वे, या किसी और तरीके से घिरा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सपोज हम माने कि हमारा कोई छोटा सा एक लैंड है जो कि ओशियन के बीच में है, पानी के बीचों बीच में है, तो हम उसे आइलैंड कहते हैं। इसी को हम लैंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास, जैसे हम अक्सर फार्म लैंड की बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल की हमको याद आती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन पावर ज्यादा अच्छी होती है इसकी। तो अब सपोज अगर ब्लैक सॉइल के बीच में कहीं पर हमारा रेड सॉइल का छोटा पैच है, तो ये भी एक तरीके का आइलैंड है। ठीक इसका वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, अगर मान लो सपोज आउटर पेरिफेरी में पूरा रेड सॉइल है और बीच में कहीं छोटा पैच ब्लैक का, येलो का या ब्राउन सॉइल का है, तो हम उसे भी एक तरीके का आइलैंड कह सकते हैं। तो आइलैंड से मीन्स इतना ही नहीं होता है कि जहां पानी होगा और पानी के बीच में छोटा कोई लैंड होगा तो उसको हम आइलैंड कहेंगे। एक ऐसा कोई भी लैंड जो कि अपने आउटर पेरिफेरी से कवर्ड है और बीच का जो एरिया है वो थोड़ा अलग है, उसे हम आइलैंड कह सकते हैं। अब नंबर ऑफ स्पीसीज एट एनी आइलैंड, किसी भी आइलैंड पे नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो वहां पर दो फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट इज इमाइग्रेशन, मींस स्पीसीज का इनवर्ड मूवमेंट, स्पीसीज वहां लगातार आएंगी। और दूसरा एक्सटिंक्शन, यानी कि डिसअपियर होना स्पीसीज का। जो स्पीसीज अपने आप को कंपटीशन में रख पाएंगी वो स्पीसीज वहां पे सरवाइव कर पाएंगी, और जो सरवाइव नहीं कर सकती या तो उनको एरिया छोड़कर जाना होगा, क्योंकि रिसोर्सेस लगातार कंपटीशन बढ़ाते जाएंगे, रिसोर्सेस के लिए बढ़ता है कंपटीशन, और या तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस फैक्टर होता है वही कहलाता है हमारा स्पीसीज का नंबर। क्योंकि हम जब भी किसी आइलैंड की बात करें और वहां पर स्पीसीज के नंबर की बात करें तो हमको इन दोनों फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और इनके बीच का जो बैलेंस है वो हमको टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। फिर कुछ 5-6 पॉइंट हैं इसके। तो पहले हम 5-6 पॉइंट थ्योरी के फॉर्म में देखेंगे और उसके बाद में हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी और ग्राफिकल दोनों फॉर्म में आते हैं, तो हमको हर एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा। तो पॉइंट है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर रिसाइडिंग एट एनी आइलैंड, यानी कि जो भी एक्सटिंक्शन का रेट होगा वो रिलेटेड होगा किससे? स्पीसीज जो कि किसी भी आइलैंड पे प्रेजेंट है। अब सपोज कोई आइलैंड है जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है, तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन भी बहुत कम होगा, और जब कंपटीशन कम होगा तो वहां पर जो एक्सटिंक्शन का रेट होगा वो भी बहुत ही लो होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन आइलैंड इज नियरली एम्प्टी, अब हम माने कि आइलैंड पूरा का पूरा खाली है, एक्सटिंक्शन रेट इज वेरी लो, तो एक्सटिंक्शन का रेट बहुत ही कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिसोर्सेस पूरे अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ पॉपुलेशंस वहां पर बहुत कम है, जिसकी वजह से कंपटीशन का फैक्टर बहुत कम रहेगा, तो एक्सटिंक्शन का रेट भी इसी वजह से नहीं होने पाएगा। सबके लिए जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, as immigration occurs so number of species increases, अब लगातार हम माने किसी आइलैंड पे लगातार इमाइग्रेशन हो रहा है, जब लगातार इमाइग्रेशन होगा तो वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। फिर कंपटीशन बढ़ेगा रिसोर्सेज के लिए, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो जो मैंने पहले बताया कि फिर से
कंपटीशन के फैक्टर्स की वजह से जो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती, एज इमाइग्रेशन ऑकर्स सो नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस, जैसे इमाइग्रेशन होगा नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाएगी। अब जब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी तो कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए भी बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो स्पीसीज फिट होगी, अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम होगी, उन रिसोर्सेज के लिए दूसरे स्पीसीज से कॉम्पीट करने में सक्षम होगी, वो आसानी से वहां रह पाएंगी, और बाकी स्पीसीज या तो वो अपना प्लेस छोड़ के चले जाएंगे या उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, तो वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जो एक्सटिंक्शन है उसका रेट भी लगातार बढ़ता जाएगा। अब फाइनली जब एक्सटिंक्शन का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो प्लेस बहुत ही क्राउडेड हो चुका है। जब ऑलरेडी क्राउडेड है, काफी भीड़ वहां हो चुकी है पॉपुलेशंस की, तो इमाइग्रेशन भी कम हो जाएगा। So when at low species number or empty island, immigration will be high। तो अब हम देखते हैं कि जब स्पीसीज का नंबर लो है या आइलैंड पूरा एम्प्टी खाली है, तो इमाइग्रेशन होगा हाई। इसी के उल्टा बात करें, when island will be full in terms of number of species, जब आइलैंड फुल होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज के रिलेशन में बात करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीसीज जब हो जाएंगी तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और तेजी से बढ़ता जाएगा। तो खाली होने पे इमाइग्रेशन हाई होगा और आइलैंड फुल होने पे एक्सटेंशन हाई होगा। तो ये दो प्रोसेस है, इमाइग्रेशन एक्सटेंशन, ये दोनों ही काम करते हैं। फाइनली द ऑपोजिट, यानी दूसरे के अगेंस्ट जो काम करते हैं, काउंटरवेलिंग, ऑपोजिट काउंटरवेलिंग एक ही चीजें हैं। प्रोसेस ऑफ इमाइग्रेशन एंड एक्सटेंशन जो दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लीड टू सेट एन इक्विलिब्रियम एट एनी आइलैंड। तो किसी भी आइलैंड पे जब दोनों अपोजिट फोर्स यानी कि इमाइग्रेशन और एक्सटेंशन के फोर्स काम करेंगे, तो फाइनली वो एक ऐसा इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था को सेट करेंगे जहां पर हमको कुल स्पीसीज जो है देखने को मिलेंगी, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमको कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज फिक्स देखने को मिलेंगी। अब ये थ्योरी के पॉइंट थे। थ्योरी के जो पॉइंट है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है हमारा, वो होगा एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इमाइग्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो यही वो पॉइंट है जो बार बार इस थ्योरी में आता है कि इमाइग्रेशन जितना होगा उतना ही एक्सटेंशन होगा, और इसी की वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती हैं लगभग वो जितनी है, स्पीसीज में अगर आइलैंड में 50 स्पीसीज हैं तो वो लगभग 50 का रेशियो चलता रहेगा। अब उस 50 में हो सकता है कुछ नई स्पीसीज आके लगातार वहां पे बसती जा रही हैं, और कुछ स्पीसीज हो सकता है वो जो लगातार वहां से एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज जो 50 है वो लगभग सिमिलर चलता रहेगा। तो ये था थ्योरी के पॉइंट। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं, क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स को चेक करते हैं। सपोज हमने ग्राफ लिया, अब ग्राफ लेने के बाद में हम x एंड y, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है पिछले वीडियो में कि यहाँ से क्वेश्चन x और y पैरामीटर्स हम क्या ले रहे हैं उससे भी पूछे जाते हैं। y एक्सिस में हम ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज, यानी या तो इमाइग्रेशन या एक्सटेंशन कुछ भी होगा, लेकिन दोनों कंडीशन में जो रेट ऑफ चेंज है स्पीसीज का वो हमको देखने को मिलेगा। और जो x एक्सिस है हम वहां पर ले रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, यहाँ पर हम स्पीसीज जितनी है उसको ले रहे हैं। तो पहला ग्राफ हम बनाते हैं इमाइग्रेशन का। अब जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो स्पीसीज के नंबर यहाँ से लेफ्ट टू राइट लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब इस कंडीशन में हम देखें तो स्पीसीज के नंबर इक्वल टू लगभग 0 या बिल्कुल नेग्लिजिबल के समान है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर देखो जब आइलैंड पूरा का पूरा खाली है तो इमाइग्रेशन रेट क्या होगा, हाई होगा। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर इमाइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज आते जा रही है, तो इमाइग्रेशन का रेट क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर लगातार स्पीसीज बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो इमाइग्रेशन भी धीरे धीरे कम होता गया है। अब जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीसीज के नंबर हाई देखने को मिलेंगे। सेकेंड ग्राफ बनाते हैं एक्सटिंक्शन का। अब जब नंबर ऑफ स्पीसीज लो है तो एक्सटिंक्शन का रेट भी लो रहेगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं सभी के लिए, और कंपटीशन का फैक्टर बहुत ही लो रहेगा। और जब कंपटीशन का फैक्टर बहुत लो रहेगा तो एक्सटिंक्शन भी बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाएंगी, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, एक्सटिंक्शन का रेट भी लगातार हाई हो जाएगा। अब पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि जे शेप कर्व के बारे में, तो जैसा हम देखते हैं कि जे शेप कर्व मिलता है वैसे ही हमको ये एक्सटिंक्शन का रेट भी देखने को मिल रहा है। ये स्टार्टिंग में स्लो था, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी तो कंपटीशन भी बढ़ गया, और जब कंपटीशन बढ़ गया तो तेजी से एक्सटिंक्शन भी हमारा बढ़ने में देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक्सटिंक्शन का ग्राफ है।
अब ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे दूसरे को कट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा वो शो करेगा नंबर ऑफ स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम, यानी ये वो पॉइंट होगा कि जहां पर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और रेट ऑफ इमाइग्रेशन दोनों ही बराबर होगा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितनी स्पीसीज देखने को मिलती हैं उनके नंबर देखने को मिलेंगे। हो सकता है 5, 10, 15, 50, 500 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी। और फाइनल जो पॉइंट होता है इसका वो ये है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन स्पीसीज पूल, यानी कि टोटल जो स्पीसीज है उसमें से कुल मिलाकर कितनी स्पीसीज रह रही हैं उस प्लेस पे। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमको x, y, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ये हमको याद रखने होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब इमाइग्रेशन और एक्सटिंक्शन जो होता है ये डिपेंड्स करता है आइलैंड लार्ज है या स्मॉल है, छोटा है या बड़ा है, और आइलैंड नियर है और फॉर है, यानी कि पास है या फिर दूर है। तो देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में इसको। पहला है इफेक्ट ऑफ आइलैंड साइज। आइलैंड के साइज का इमाइग्रेशन या एक्सटेंशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमने एक तरफ इमाइग्रेशन ले लिया है और एक तरफ एक्सटेंशन ले लिया है, और इधर एक्स एक्सिस जो ले रहे हैं हम वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज। इमाइग्रेशन रेट लार्ज आइलैंड, अगर हम माने कि आइलैंड हमारा लार्ज है तो देख रहे हैं कि इमाइग्रेशन बहुत तेजी से होगा क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, प्लेस ज्यादा है इसकी वजह से। फिर दूसरा इमाइग्रेशन रेट स्मॉल, क्योंकि प्लेस ऑलरेडी क्या है, छोटा है तो रिसोर्सेज भी कॉमनली छोटे ही होंगे, कम रहेंगे वहां पर रिसोर्सेज, और कम होने की वजह से इमाइग्रेशन भी कम होगा। तो ये दो हुआ इमाइग्रेशन लार्ज और स्मॉल आइलैंड के लिए। एक्सटिंक्शन रेट, अगर मान लो स्मॉल आइलैंड है, क्योंकि स्मॉल आइलैंड है तो जल्दी ये भर जाएगा, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से एक्सटेंशन भी यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगा। और लार्ज आइलैंड की बात करें तो एक्सटेंशन रेट स्लो रहेगा और हमको देर से एक्सटेंशन स्टार्ट होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आइलैंड लार्ज है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं और कंपटीशन धीरे धीरे देर से बढ़ेगा यहाँ। तो ओवरऑल हम जब देखेंगे कि स्मॉल आइलैंड में नंबर ऑफ स्पीसीज के नंबर जो हम देखेंगे कि यहाँ से हमने लो माना था तो लेफ्ट राइट जाएंगे तो यहाँ पर हाई आ जाएगा। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ स्पीसीज जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेंगी उनकी नंबर जो है देखिए स्मॉल आइलैंड में कम रहेगा। जबकि वही बात करते हैं हम लार्ज आइलैंड की, तो लार्ज आइलैंड में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनके नंबर यहाँ पर देखिए कटिंग पॉइंट्स पे ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, जो फाइनल हमारा आउटकम आता है, लार्ज आइलैंड हैव मोर स्पीसीज देन स्मॉल, क्योंकि लार्ज आइलैंड है वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं और रिसोर्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर सकता है। दूसरा ग्राफ इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड। अब मेनलैंड से जो डिस्टेंस है उसके आधार पे हम कैसे बता सकते हैं। तो सेम ग्राफ हमने लिया, एक तरफ इमाइग्रेशन, दूसरी तरफ एक्सटेंशन, और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट ग्राफ है इमाइग्रेशन रेट नियर आइलैंड, क्योंकि नियर आइलैंड है, जैसे हम अपने ऊपर अगर इस ग्राफ को लें तो हम अगर एजुकेशन के पर्पज से, बिजनेस या जॉब के पर्पज से हम अगर जाना भी चाहेंगे तो नियर बाई जो भी हमारा टाउन या सिटी होगा हम वहां जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वहां पे ट्रैवलिंग आसान रहेगी, हम आसानी से अपने घर नियर बाई एरिया ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो स्पीसीज नियर बाई आइलैंड को देखेंगे कि यहाँ रिसोर्सेज हैं तो वहां इमाइग्रेशन ज्यादा होगा। अब स्पीसीज अगर देखेंगे कि आइलैंड दूर है तो वहां इमाइग्रेशन का रेट भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर से प्रॉब्लम आएगी, आइलैंड दूर है तो दूर जाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो अब इसका एक्सटेंशन कैसा होगा उसको देखते हैं। एक्सटेंशन रेट की बात करेंगे तो एक ही ग्राफ से हम समझ सकते हैं। देखिए एक्सटेंशन रेट ये बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ में इमाइग्रेशन जो है फार आइलैंड में है और इमाइग्रेशन जो है नियर आइलैंड में है। तो यहाँ पर हम टोटल देखेंगे ओवरऑल तो ये फार आइलैंड का ग्राफ है और ये नियर आइलैंड का ग्राफ। तो इससे जो हमको आउटकम निकलता है कि नियर आइलैंड सपोर्ट मोर स्पीसीज देन फार आइलैंड, क्योंकि देखिए टोटल हम देखेंगे यहाँ पर तो फार आइलैंड के बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कम देखने को मिलेगी। सेम रिस्पेक्ट बात करते हैं नियर आइलैंड की, जब नियर आइलैंड के देखेंगे तो ये जो कटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा यहाँ पर देखिए स्पीसीज के नंबर हमको ज्यादा मिलेंगे फार आइलैंड के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा, जो नियर आइलैंड है वो ज्यादा स्पीसीज को जगह दे सकता है और स्पीसीज वहां ज्यादा जाना पसंद करेंगी बजाय दूर वाले में। अब हमने दो ग्राफ देखे, एक था साइज के बेसिस में आइलैंड के और दूसरा मेनलैंड से डिस्टेंस के बेसिस में। अब हम दोनों को एक ही ग्राफ में क्लब करते हैं, फिर ग्राफ क्या बनेगा।
तो ये हमने क्लब किया। तो रेट ऑफ इमाइग्रेशन लिया, दूसरे साइड में रेट ऑफ एक्सटेंशन लिया और नीचे इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस। इधर लेफ्ट हैंड साइड में लो है और राइट हैंड साइड में हमारा हाई स्पीसीज देखने को मिलेंगे नंबर में। अब पहला ग्राफ है क्लोज टू मेनलैंड, यानी कि अगर कोई आइलैंड जो है मेनलैंड से पास है तो देख रहे हैं कि इमाइग्रेशन रेट हाई देखने को मिलेगा, और वही अगर फार है, मेनलैंड से अगर दूर है तो इमाइग्रेशन रेट हमको लो देखने को मिलेगा। दूसरा साइज की बात जो हमने की थी कि स्मॉल अगर आइलैंड है तो वहां पर एक्सटेंशन रेट जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जल्दी क्राउडेड होगा, जल्दी भर जाएगा, रिसोर्स के लिए कंपटीशन ज्यादा होगा और जल्दी होगा। इसी की वजह से यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो जल्दी देखने को मिलेगा। जबकि लार्ज आइलैंड होगा तो वहां पर प्लेस भी ज्यादा होगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, और इसी की वजह से यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो हमको देर से देखने को मिलेगा, रेट थोड़ा स्लो रहेगा। तो फाइनल जो हमारा आउटकम आता है इन कटिंग पॉइंट्स पे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट को एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यू स्पीसीज स्मॉल डिस्टेंस आइलैंड, यानी अगर हम माने कि इस आइलैंड जो है स्मॉल है, देखिए ये स्मॉल आइलैंड है और डिस्टेंस यानी कि दूर वाला है, तो वहां पर स्पीसीज क्या रहेंगी, कम रहेंगी, क्योंकि हम इस पॉइंट को अगर मैच करेंगे एक्स एक्सिस से तो ये यहाँ पर आएगा। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं मैनी स्पीसीज, कहां पर, लार्ज आइलैंड नियर बाय, यानी कि आइलैंड अगर बड़ा होगा और पास होगा मेनलैंड के तो वहां पर बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। तो देखिए इस कटिंग पॉइंट को हमारे एक्स एक्सिस से मैच करेंगे तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलेंगी और पहले वाले में नंबर ऑफ स्पीसीज कम देखने को मिलेंगी। तो यही जो दो मेन पॉइंट हमको याद रखने होंगे। तो ये हमारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी के बेसिस में हमको पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था मैकआर्थर विल्सन थ्योरी। तो किसी का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे जुड़ा मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था इससे जुड़ा हुआ और कहा था कि मुझे बार बार इसमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका जो हेडिंग रखा हुआ है ना, आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, कोई कंफ्यूजन अगर होता है, कोई मिस्टेक अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।